नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यक्तित्व। मैं हूं प्रकाश मोहन जायसवाल। 1972 से राजनीति की शुरुआत करने वाले एक ऐसे व्यक्तित्व और एक ऐसे राजनीतिक हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लोगों की मदद, उनकी सेवा और उनका प्रतिनिधित्व करने से शुरू की। और आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में व्यक्तित्व के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं कमला प्रसाद सिंह। सर, बहुत बहुत स्वागत है सिंह साहब। नमस्कार। राजनीतिक जीवन की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, और राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद का एक अनुभव? हम जब छात्र संगठन उस समय महाविद्यालय में चुनाव हुआ करता था, सबसे पहले राजनीतिक अपना शुभारंभ जो है महाविद्यालय के छात्र संघ के जो एक कमेटी होता छात्र संघ, उसमें हमने साहित्य मंत्री के पद पर चुनाव लड़ा था और उसमें विजय श्री हासिल की। और उसमें सबसे बड़ी हमको प्रेरणा किसी दिया, माननीय स्वर्गीय लवकेश सिंह जी व्यवहारी। उन्होंने हमको लड़ाया। जब मेरा लड़ने का राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था उस समय, पर उनकी प्रेरणा से उन्होंने कहा चिंता न करो, आप सहाय। तो वहाँ कॉलेज में लड़े और छात्र संगठन में, वहाँ भी महाविद्यालय में अच्छा काम किया जितना हो सका। छात्र संगठन के हित में हम लोगों ने बहुत कार्यक्रम किए। राजनीतिक दौर पर हम बात करेंगे सिंह साहब। पहले तो आपकी जो शिक्षा दीक्षा है और मूलतः आप कहाँ से ताल्लुकात रखते हैं? मैं तो जैसे नगर क्षेत्र के बगल से 5 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, उसका नाम गोपालपुर है। उस गोपालपुर में वो मेरा जन्मभूमि है, कर्मभूमि भी है। वहाँ से हमको 2 नदी नाला पार करके 5 किलोमीटर जाना पड़ता था जैसे नगर पढ़ने के लिए। तो प्राथमिक शिक्षा और मिडिल और हायर सेकेंडरी मैंने जैसे नगर से पास किया। उस समय प्राइवेट हायर सेकेंडरी था वहाँ। और इसके बाद जैसे नगर से हायर सेकेंडरी पास करने के बाद यहाँ महाविद्यालय शहडोल में, बिल्कुल जो सागर विश्वविद्यालय में उस समय ये शहडोल विश्वविद्यालय एफिलिएटेड था। तो सागर विश्वविद्यालय से हमने ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन किया यहाँ से, सागर से। इंग्लिश में अंग्रेजी साहित्य से हमने यहाँ सागर विश्वविद्यालय से किया। बिल्कुल। 1972 में जब पहली बार आप निर्दलीय विधायक बने, तो उस समय अन्य पार्टियों का अस्तित्व नहीं था, या आपको टिकट नहीं मिली, या अन्य पार्टियों से आपके विचार नहीं मिलते थे, इसलिए आपने निर्दलीय का रास्ता चुना? नहीं, हमने वहाँ के कांग्रेस की जो बड़े बड़े नेता थे हमारे क्षेत्रीय, उन लोगों की इच्छा थी कि हम राजनीति में आएँ, और वो प्रयास भी हुआ। हमारा नाम यहाँ से प्रपोज होके गया भोपाल से दिल्ली से जा कर के राजनीतिक माने जैसे जो बड़े नेता थे। तो उस समय भैया दादा कृष्णपाल सिंह यहाँ के सर्वा थे, बड़े नेता थे। और उनके पसंद के कैंडिडेट राम प्रसाद सिंह थे, इसलिए हमको सफलता नहीं हासिल हुई। हम वहाँ से दिल्ली से हमारी टिकट नहीं मिल पाई है, कट गई, जो भी कही। अंत में फिर हम आए थे, अब सब लोगों को बोला भाई अब हम चुनाव लड़े कि ना लड़े। तो जो बड़े बड़े कांग्रेसी थे हमारे क्षेत्र के, उन लोगों ने कहा नहीं, आप पढ़े लिखे लड़के हो, हमको आपकी आवश्यकता है, आप आइए मैदान में, हम मदद करेंगे सब कोई। और ऐसा है, टिकट दिल्ली वाले देते हैं, वोट हमको देना है। बिल्कुल, हम वोट देंगे, आप मैदान में। इसलिए मेरा भी माने हौसला बुलंद हुआ, और उन लोगों को सबके सहयोग से, और उसमें सक्रिय रूप से इस समय 2-4 लोग मेरे को बहुत ज़्यादा मेरे साथ कंधे मिला के हर तरह से मदद की। जो रसमोहनी से मेरा राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ। रसमोहनी के बड़े बड़े लोग जो वहाँ के थे, वहाँ के लाल साहब हैं, वहाँ के पंडित जी लोग हैं, अपने बिरादर के ट्राइबल में से बद्री सिंह गौटिया वगैरह लोग हैं। सब लोगों की मीटिंग हुई और सब लोगों ने हमको एक बहुत बड़ा वो दिया। अब बोला कि नहीं, आप लड़ जाओ, आप चिंता ना करो। फिर सब लोग यहाँ ऋषराज सिंह मेरे को रात दिन मेरे साथ चलते रहे, अब नहीं है वो दुनिया में, लेकिन मेरे साथ बहुत मदद किए। और अपने क्षेत्र के है राम अवतार पंडित हो गए, ददन राम पांडे हो गए, और अवधेश पंडित जी है, राजकरण जी हैं, सुंदर जी भाटिया हैं। बिल्कुल, ये आपके सहयोगी थे उस समय। बहुत बिल्कुल अच्छे कांग्रेसी थे, और इन लोगों ने मेरे को पूरा सहयोग दिया। 1972 के बाद जब 5 साल आप विधायक रहे, और उसके बाद उस समय मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे? जब मैं पहली बार विधायक बना तो उस समय
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रकाश चंद जी, माननीय प्रकाश चंद सेठी जी थे। फिर सेठी जी ने मेरे से कहा, जब मैं जीत के गया वहाँ, मैं और दलबीर सिंह दोनों निर्दलीय जीत के गए थे, तो उन्होंने कहा भाई मैंने तुम्हारे टिकट के लिए बहुत प्रयास किया था, अब दिल्ली तक तो गया था, लेकिन बीच में दादा कृष्णपाल सिंह को बताया कि इनके वजह से आपकी टिकट कट गई, राम प्रसाद को मिल गया, तो आप जो है कांग्रेस में आ जाइए। फिर वहीं सेठी जी के उनके कहने पर और उनके आश्वासन पर बोला मैं तुम्हारा पूरा ध्यान रखूँगा, आप चिंता ना करो। तो फिर मैं कांग्रेस ज्वाइन किया। जिस समय आपके राजनीतिक जीवन की शुरुआत होती है उस समय स्वर्गीय दलबीर सिंह भी अपने एक सबाब पर थे, लोगों के लिए एक आदिवासी नेता थे, कंपैरिजन के रूप में आपको देखा जाता था, आप इसको किस रूप में देखते हैं? ये है कि मान लीजिए दलबीर सिंह जी जो थे, अब हम दोनों एक साथ राजनीति चालू किए। वो समाजवादी पार्टी से रिलेटेड थे, वो भी आए हमारे साथ, चूँकि इसलिए मेरा उनसे अच्छा दोस्ती हुआ। वो भी पढ़े लिखे क्वालिफाइड आदमी था, बिल्कुल हैं। अब इस अंचल से मैं था, तो दोनों में अब सजाती थे हम, बिल्कुल, तो दोनों में इस तरह से मिलन स्वाभाविक था, हम एक दूसरे की अच्छा दोस्ती हो गई। अब हम बोले चलो यार, दूसरे कहा यार मैं ददन राम पार्टी से बिलोंग करता हूँ, चलिए गुप्ता जी के पास चलते हैं टिकट के लिए। गए हम लोग, गुप्ता जी से पूछे दलबीर सिंह जी, तो उस समय जनपद अध्यक्ष हो चुके थे दलबीर सिंह वहाँ से पुष्पराजगढ़ से। तो ददन राम जी बोले नहीं यार, अब एक पद मिल गया है आपको, आप रुक जाइए, हम दूसरे को दे रहे हैं टिकट, डिसाइड कर ली है, अगले बार आपका नंबर आएगा। तो मैं बोला गुप्ता जी आप वैसे बहुत गलत कर रहे हैं, इतना पढ़े लिखे क्वालिफाइड तो न दे करके टिकट आप दूसरे की बात करते हो। कोई बात नहीं, फिर चले आए वहाँ से। जब उनको नहीं मिला टिकट ना, मेरे कांग्रेस से मिला, तो दोनों हम लोग तय की चलो निर्दलीय लड़ते, बिल्कुल, तो इसलिए निर्दलीय लड़े, वो भी सफल हुआ, मैं भी सफल हुआ। अच्छा, इसमें मेरे को ये बात मानना पड़ेगा, स्वर्गीय कुंवर मृगेंद्र सिंह सुहागपुर गढ़ी राजाबाग, इन्होंने और महाराजा रीवा, इनका आशीर्वाद मुझे प्राप्त रहा, लाल जी साहब का, सब लोग माने जितने थे, बिल्कुल। अच्छा, साडोल के जैसे उदानिया जी रहे, इन लोगों ने मेरी, और इधर समय प्रेस, सब लोगों ने मदद किया था मेरा। बिल्कुल, पूरी पब्लिक खड़ी थी आपके साथ, लोग खड़े हुए थे, समाज से भी आपके साथ खड़े हुए थे। और कॉलेज के मेरे जितने साथ में पढ़ने वाले थे, इन सब लोगों ने मेरे को बोला यार अब गए भी पूरा क्षेत्र में हम चलेंगे, लड़ना है। भाई कॉलेज के हमारे जितने साथी थे, पूरा जुनून था, जलवा था, सब अच्छा लड़े, भगवान की दया से सफलता मिली। जबकि उस समय राजनीतिक जीवन की आपने शुरुआत की और उस समय आदिवासी नेता या आप थे या दलबीर सिंह थे, बावजूद उसके जो आपके राजनीतिक जीवन का जो सफ़र है वो आगे नहीं बढ़ पाया, और सांसद की बात करें, लोग आपको सांसद के रूप में देखते थे, उस रूप में भी आपको टिकट नहीं मिल पाया या आप निर्दलीय नहीं लड़े, क्या ऐसी विसंगतियाँ आई? नहीं, मेरे को जो है उस समय दलबीर सिंह और मैं, हम तो पहले अब हमारा शुभारंभ था, बिल्कुल, हम लोग उदीयमान नेता थे। यहाँ जो स्थापित नेता थे, दो नेता थे आदिवासी, एक थे भगवान दीन सिंह और एक थे राम प्रसाद सिंह, बिल्कुल, ट्राइबल लीडर दो ही थे, और ये 20-20 साल विधायक रहे। लेकिन इनका जो परफॉर्मेंस रहा विधानसभा में, वो मानी जनता को पसंद नहीं आया, तो इसलिए बोले भाई अब बहुत दिन तक इन लोगों को मौका दिया गया, कुछ पढ़े लिखे लड़कों को सामने लाया जाए। बिल्कुल, उसी मानी मिशन के तहत हम लोगों को आगे आने का मौका मिला, और सब लोगों ने सहयोग दिया, सफल हुए। और इसके बाद फिर हम लोगों ने क्षेत्र के विकास के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए पूरी प्रयास और पहल किया, बिल्कुल, और उसमें काफ़ी हम जहाँ बहुत योजना ले आए अपने ज़माने में। दलबीर सिंह भी अपने क्षेत्र में बहुत योजना लाया, मैं भी लाया। उस समय क्या था, जिस तरह से आज कल राजनीति में जो हुआ है, थोड़ा क्या करना चाहिए, उसका डाउनफॉल कहना चाहिए, बिल्कुल, पॉलिटिकल जो सोच है, मानसिकता है, वे ऑफ वर्किंग है, बिल्कुल, वो उस समय नहीं था। लोग उस समय बड़े निष्ठावान थे, ईमानदार थे, और ये भ्रष्टाचार, दुनियादारी जो आजकल इतना ज़्यादा होता है, सुनने में आता है, बिल्कुल, ये नहीं था। लोगों में मतदाता भी कोई माने उस ज़माने में बिल्कुल निस्वार्थ निष्पक्ष वोट दिया करते थे, बिल्कुल, कोई लालच, कोई लोभ है, कोई प्रलोभन में नहीं। सिंह साहब, 1980 में जब आप कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व करते हैं, क्षेत्र का विधायक बनते, उस समय के मुख्यमंत्री स्वर्गीय अर्जुन सिंह
थे। अर्जुन सिंह के साथ किसी पद को लेकर भी आपकी कसमोकस थी, आपने उस पद को भी त्यागा था, वो क्या था? नहीं, कुंवर साहब जो है अर्जुन सिंह जी, उस समय हुआ क्या था कि वहाँ प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा जी थी। तो उस ज़माने में चुनाव लड़के हम लोग गए जब 80 में, जी तो नेता पद का चुनाव हुआ। बिल्कुल। क्या होता है, दल में जो बहुमत दल का होता है उसको माने ऑफर दिया जाता है राज्य सरकार बनाने की, पर उसके पहले दल के अंदर क्या नाम से नेता का चुनाव होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वक्त नेता का जब चुनाव हुआ पार्टी के अंदर, तो 2 प्रत्याशी मैदान में आए, एक अर्जुन सिंह और दूसरा जो है आदरणीय सोलंकी जी, शिवहान सिंह सोलंकी धार। जब सोलंकी जी आते हैं और अर्जुन सिंह, वोटिंग होता है तो सोलंकी जी भारी बहुमत से जीते, अर्जुन सिंह उसमें मतदान में नहीं जीते। अब प्रणब मुखर्जी पर्यवेक्षक बन के आए थे चुनाव कराने। पर जब ये क्या हुआ कि अर्जुन सिंह जी प्रणब मुखर्जी के साथ ही प्लेन दिल्ली चले गए और जा करके अपना जुगाड़ किए। वहाँ संजय गांधी से मिले होंगे, संजय जी ने कहा होगा अर्जुन सिंह को पहले कि हम आपको अब की बार मुख्यमंत्री बनाएंगे, पर बहुमत से जीत गए सोलंकी। तो जब इंदिरा जी के पास गए अर्जुन सिंह को, संजय जी ने कहा मम्मी हमने तो इनको पहले बोल दिया था, कमिटमेंट किए थे कि भाई आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। बिल्कुल। इंदिरा जी संजय जी की बात टाल नहीं सकती थी, इसलिए बहुमत तो सोलंकी के पास था, आदिवासी नेता था। इंदिरा जी ने बुलाया सोलंकी को, बोला ऐसा है सोलंकी जी आप उप मुख्यमंत्री बन जाइए। तब वो हाई कमान है, सर्वे सर्व, आप क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। कुछ नहीं बोले, उन्होंने स्वीकार किया। तो अर्जुन सिंह जी बन गए सीएम, अल्पमत में होते हुए भी बने। अब भाई हाई कमान का निर्णय है वही होगा। बिल्कुल। अब सवाल ये आया कि भाई जिन लोगों ने अर्जुन सिंह को मत नहीं दिया, बिल्कुल, वो सूची भी उन्होंने उनसे हासिल कर लिया। क्या नाम से, क्या कहते हैं आपको, सोलंकी जी से, प्रणब मुखर्जी जी से। बिल्कुल। देख लिए कि किन किन लोगों ने, तो उन लोगों को फिर उसी तरह से वो बाद में दूसरे राउंड में जब इंदिरा जी ने इनको सौंप दिया कि अब आप अपना टिकट वहाँ का फाइनल कर लीजिए, सूची बताइए। बिल्कुल। तो उन्होंने 172 लोगों का टिकट काटा दूसरे राउंड में। 85 में फिर हमको लोग नहीं मिला टिकट। 1980 की यदि बात करें, उस समय विधानसभा सीट कितना हुआ करती थी? 320। 320 जी जी बिल्कुल जी। 320 सीट हुआ करते थे, जिसमें से करीबन 80 विधायक लगभग हुआ करते थे ट्राइबल, और 40 हुआ करते थे एससी मध्य प्रदेश में। जब आप मध्य प्रदेश वन निगम के अध्यक्ष बने, उस समय क्या मंत्री के दौड़ पर नहीं था 1980 के बाद? नहीं, मैं मंत्री की दौड़ में नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। पर इसके बावजूद भी मुझे कुंवर साहब ने, अर्जुन सिंह जी ने, यह है बात पूरी किस्सा बताते हैं, लोकसभा का टिकट मुझको मिला था। सेठी जी चाहते थे कि आपको लड़ना है चुनाव, सेठी जी कमला सिंह। तो मैं कहा नहीं सेठी जी मैं न लड़ पाऊँगा, भाई लोकसभा के लिए मेरे पास सामर्थ्य नहीं लड़ने का। तो उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री हूँ, तुमको इससे क्या लेना देना, तुमको लड़ना है। फिर दादा कृष्णपाल सिंह को बुलाए कि किशनपाल सिंह जी इनको जो है तैयार करिए। तो फिर भी मेरे को टिकट वहाँ से टेलीग्राम आ भी गया, प्रेम जी बाबा थे उस समय अध्यक्ष। फिर हमारा दलबीर सिंह दोस्त था, हम दोनों में यह हो विधानसभा हार गया था दलबीर सिंह तो 77 में। तो उसको बोले कि यार ऐसा करते हैं, मैं कहा तुम लोकसभा लड़ लो, तो मैं फार्म नहीं भरूंगा, भले मेरे नाम से टिकट आए, तो तुम मैदान में रहोगे तो वहाँ ओवर तो करेंगे नहीं। बिल्कुल। तो आप कैंडिडेट हो जाओगे। अब फिर ऐसे किए, और पुष्पराजगढ़ के ना भी देंगे तो 7 विधानसभा से आपको मिलेगा, आप लोकसभा अध्यक्ष सदस्य बन जाओगे। अब हुआ भी वैसे, प्रयास किए, दलबीर सिंह जीत गए। दलबीर सिंह ने प्रॉमिस किया था कि जब विधायक बनना आपका काम है, पहले लिस्ट में आप मंत्रिमंडल में रहेंगे, और उसने प्रयास भी किया और मेरे को क्या नाम से राज्यमंत्री बनाए भी अर्जुन सिंह। पर कुछ राजनीतिक वैसे जलनखोर लोग होते हैं अंदर से, बिल्कुल, तो जा करके उनको लेके कटवाए कि भैया कृष्णपाल सिंह एक ही मंत्री बहुत परेशान है करता है, 2 मंत्री हो जाए कौन संभालेगा, तो इसलिए इनको काटो। तो जा करके उल्टा सीधा राजनीतिक करके चुगलखोरी जो करे हूँ, मेरा राज्य मंत्री पद से नाम कट गया। शपथ ग्रहण के टाइम देखा गया मेरा नाम नहीं,
बिल्कुल। जबकि था सब कुछ रात भर या दादा कृष्णपाल सिंह खुद बोले आप ये विभाग ले लेना वो लेना। बड़े सुबेरे जब देखते हैं तो शपथ ग्रहण में मेरा नाम कट हो जाता है। फिर पोरते जी जो थे बिलासपुर के भंवर सिंहपुर, डॉक्टर भंवर सिंह पोरते, वो अर्जुन सिंह से उनका थोड़ी ये होगा कि आप हमारे साथ छल कपट कर दिए कुंवर साहब, आपने हमारे आदमी का नाम काट दिया, ऐसा क्यों? अर्जुन सिंह बोले भाई मैं नहीं काटा, मैं क्या बताऊँ, मैं पशु पेश में फंस गया। जो लोग फिर आए साल भर सिफारिश करते हैं, ऐन मौके पर कहते हैं नाम काटो। बिल्कुल ये हुआ। तो फिर मेरे बुलवाए कुंवर साहब, कहीं भाई ऐसा है अपना कि हम क्या बताइए, हम तो मंत्री बना ही दी रहे, बनावा चाहत रहे, पर जिन लोग आपकी सिफारिश करते थे वही लोग मेरे पशु पेश में डाल दिए। पर चिंता ना करें, मैं आपको मंत्री से नीचे नहीं रखूँगा, ऐसी व्यवस्था करता हूँ। तो फिर मेरे को इनमें ये वन विकास निगम को बनाए, राज्य मंत्री के दर्जे दिए, ऐसा किए थे एडजस्टमेंट। जिस समय आपके राजनीति का वो दौर चल रहा था, उस समय के आपके ज़माने के और बड़े बड़े लीडर कौन थे जिनके साथ आपने राजनीति की? हमारे उस ज़माने में हम थे, जैसे श्यामाचरण भैया थे, श्यामाचरण जी थे, प्रकाश चंद्र सेठी थे, सेठी जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध थे, श्यामा भैया से भी थे, वो भी मानते थे बहुत। और आपके विद्याचरण जी हैं, कुंवर अर्जुन सिंह जी भी हम लोगों को युवा बिंद प्रदेश के सब लोगों को अच्छा सम्मान देते थे। और आपने गुलशेर अहमद जी सतना वाले जी थे, बैरिस्टर साहब, वो स्पीकर हुआ करते थे, वो भी मानते थे अच्छा। तो जो बड़े बड़े नेता थे ट्राइबल लीडर में उस समय झुमुक लाल भिड़िया, प्यारे लाल जी, भंवर सिंह पोरते, ये लोग, इन लोग से बहुत अच्छे हम लोगों के ताल्लुकात थे। बिल्कुल। अब आते हैं अपन क्षेत्रीय राजनीति पे आते हैं, पहले की राजनीति और अब की राजनीति। एक नाम बताना भूल गया, अरविंद नेताम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो पहले की राजनीति हुआ करती थी और जो अब की राजनीति है, राजनीति आखिर किस बात की पहले हुआ करती थी और अब किस बात की राजनीति होती है? पहले की राजनीति में आज की राजनीति में काफ़ी अंतर आ गया है। बिल्कुल। आजकल का पॉलिटिक्स जो है प्रदूषित हो चुका है। अब किसी के ऊपर क्या कहा जाए कुछ समझ में नहीं आता है। उस जमाने में माने विकास के लिए सब एक हो जाते थे। बिल्कुल। भले आपके हमारे बीच में डिफरेंसेस है, बिल्कुल, लेकिन जहाँ जिले का हमारा विकास है या हमारे प्रदेश का विकास है, कोई केंद्र से योजना लाना है तो वहाँ हम सब एक हो जाते थे। और हमारी इसी तरह से हमारे अगर बिंद प्रदेश के लिए कोई योजना आना है लाना है तो सब लोग सहमत होकर के उसको यहाँ लाते थे, क्रियान्वित कर। लेकिन आज की इस में मैं देखता हूँ उस समय जो काम विधायक कर लेते थे, मंत्री लोगों के, हम लोग मंत्री भले चाहे वो रहे ना रहे, कुंवर अर्जुन सिंह ने कहा था कि मैं मंत्री बन गया हूँ, लेकिन आप लोग नहीं बना पाए, सबको मंत्रिमंडल में समावेश किया जाना संभव नहीं। पर जो मंत्री बने हो तो मंत्री हैं, जो मंत्री नहीं बन पाए हैं वो अपने आप को चीफ मिनिस्टर समझे। मैं बिना आप लोगों को सलाह परामर्श के मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा। बिल्कुल। और आपके आकांक्षाओं के अनुरूप और जनता के आकांक्षाओं के अनुरूप प्रदेश का सर्वांगीण विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। शुरुआती दौर के आप नेता थे, बीच में भी आपकी राजनीति बड़ी सक्रिय रही। अभी आप लोग अभी जो युवा नेता हैं, जो पुराने लोग हैं, उनके लिए आदर्श हैं। क्या देन है इस क्षेत्र के लिए, क्या देने की इच्छा थी और क्या नहीं दे पाए और क्या दिया? नहीं, मैंने जो चाहा है अपने जैसे नगर क्षेत्र के विकास के लिए और शहडोल डिस्ट्रिक्ट के लिए, बिल्कुल, उस समय जैसे नगर में जो खासकर मोहपारू क्षेत्र है उसका परसेंटेज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का प्रतिशत 4% था आदिवासियों। तो हमने देखा कि भाई देखिए, सबसे पहले अगर किसी भी समुदाय का, किसी भी वर्ण का, जाति का, बिल्कुल, या समाज का अगर उत्थान आप चाहते हैं तो उनके लिए 3 आवश्यक बातें होती हैं या किसी क्षेत्र के विकास के लिए। पहली बात, आवागमन की सुविधा होना चाहिए, बिल्कुल। दूसरा, सिंचाई के साधन होना चाहिए। तीसरा, इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए, है ना। तो इसके लिए शिक्षा का संचार, और शिक्षा का माने उनमें शैक्षणिक रूप से जब तक विकास नहीं होगा तो वहाँ के लोगों का विकास नहीं हो सकता, संभव नहीं, क्योंकि वो समझ नहीं पाएंगे। भाई लाख योजना बना दो आप, जब वो योजना नहीं समझेंगे, वो करेंगे तो उसका लाभ वो कहाँ से हासिल कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने ज़्यादा जोर जो है अपने क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में और आपके शिक्षा के क्षेत्र में, बिल्कुल, ज़्यादा किया, और आवागमन के, और इसमें बराबर मैं सफल रहा। मैं अपने क्षेत्र में उस ज़माने में जैसे नगर केवल 8वीं स्कूल था, उसको मैंने वहाँ हायर सेकेंडरी बनवाया सरकार की तरफ से, बिल्कुल, और फिर इसके बाद महाविद्यालय वहाँ खुलवाया।
इसके बाद मैं अमझोर, बनसुकली, गोहपारू, रसमोहनी, अकुरी, हर जगह जहाँ देखा कि इसी बेल्ट में एक हायर सेकेंडरी यहाँ देंगे, इतने परिधि में लोग आकर के शिक्षा ग्रहण करेंगे और हमारा समाज शिक्षा ग्रहण करके विकसित होगा, अब सारे लाभ उठाएगा। इसीलिए हमने बहुत हायर सेकेंडरी खुलवाया, कॉलेज भी खुलवाए। अब सवाल ये है कि आज के जो लोग हैं इनमें मैं ये नहीं कहता कि वो पढ़े लिखे नहीं, सब बातें हैं, पता नहीं क्या है, परंतु उनका मानसिकता, सोच और उनकी जो क्रियाकलाप से ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि विकास की दिशा में उनका कोई सुनाई होता है। बिल्कुल। पता और एक चीज़ और निकल के आती है कि अभी के जो आदिवासी नेता हैं उनकी बातें सुनी नहीं जाती या उनके आवाज़ में इतना दम नहीं है। क्या आपके मायने क्या हैं इसमें? मैं तो ये समझता हूँ उस ज़माना में जो कांग्रेस पार्टी में, हमारे पार्टी कांग्रेस पार्टी में हम लोग स्वतंत्र हुआ करते थे। आप अपनी अपना जो अभिव्यक्ति है उसके लिए स्वतंत्र थे। पार्टी के अंदर आप अपनी सभी बातें उठा सकते हैं। ये बात ज़रूर है कि जो पार्टी की जो पॉलिसी होता है विद इन द पार्टी आप कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में जाकर के उसको करने की नहीं अनुमति। पर पार्टी के अंदर आपको पूरा अपना जोश, खरोश और हर चीज़, जितनी भी विचारधारा है, मानसिकता, सब वहाँ उजागर करने के अधिकार था। बिल्कुल, कोई प्रकार के संकोच नहीं, ना कोई भय, ना कोई निर्भय होकर। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ, कांग्रेस में तो अभी है छूट, लेकिन जो दूसरे जैसे भाजपा आ गया पावर में, इनके यहाँ पार्टी में विधायकों का जो जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं, मैं समझता हूँ पता नहीं ये तो ये सक्षम नहीं है या कि फिर इनकी पूछ परख नहीं होती है या इन्हें अधिकार ही नहीं बोलने का वहाँ पार्टी के अंदर। इतना जो अहित हो जाता है, कभी आरक्षण ख़त्म करने की बात हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी जाति संघर्ष हो जाता है, आदिवासियों के माने जघन्य हत्या हो जाती है और इतने दुष्कर्म होते हैं, वहाँ लूट खसोट हो जाता है, दुराचार होते हैं हमारे समाज के बहन बेटियों के साथ, सब कुछ महिलाओं के साथ। लेकिन एक भी हमारा आदिवासी जनप्रतिनिधि न तो विधानसभा में न पार्लियामेंट में आवाज़ करता है। जो हमको संवैधानिक अधिकार मिला था, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमको दिया गया है, उनकी भी रक्षा नहीं हो पा रही। धीरे धीरे हमारा आरक्षण समाप्त हो गया। नहीं तो ये गलती किसकी है? आदिवासियों की है या आदिवासी नेता की है? नहीं, क्योंकि नेता भी तो वहीं से निकल के आता है। जो आदिवासी नेता है वो अपने दम पर तो नेता बनता नहीं, सही पूछा जाए तो। लेकिन बनाता तो आदिवासी ही है ना अपना नेता। बनाता आदिवासी है, लेकिन मतदाता जो होते हैं, आप जानते हैं भारत की मतदाता जो है वो जिधर लहर गए उसी तरफ दौड़ जाते हैं। जैसा माहौल बना दो आप, वो ये नहीं देखते कि इसका परिणाम या दुष्परिणाम क्या होगा भविष्य में। इस व्यक्ति को चुनने से बाद में पश्चाताप करते हैं, तो कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो इसलिए इनको दूरगामी दुष्परिणामों को ध्यान में रखते हुए इनको ऐसा चुनना चाहिए, अपने बीच का कोई अच्छे प्रबुद्ध लोगों को, अच्छे डेसिक पर्सनालिटी को, जो फाइटर हो, है ना। ये नहीं कि हाथ उठाने वाला, अंगूठा लगाने वाला, ऐसे लोगों को भेजते रहोगे तो संभव नहीं विकास। बिल्कुल, चलिए उससे विकास हो ना हो, लेकिन विधायक बनने के बाद कम से कम वो मुख्यमंत्री तो बना ही देते हैं। यही शायद मंशा भी होती है सरकारों की। 1972 के बाद फिर 1980 में कांग्रेस ज्वाइन किया, उसके बाद का जो तो चुनाव के जस्ट आफ्टर इलेक्शन, बिल्कुल कुछ ही दिन बाद हम लोग कांग्रेस ज्वाइन कर ली। तब से लेकर आपने पार्टी को परिवर्तन या पार्टी परिवर्तन नहीं किया और एक ही दल के नेता बने रहे? नहीं, बीच में परिवर्तन भी कर दिया, क्षणिक परिवर्तन किया था जी। इसलिए जब हमारा कुछ पूछे परख नहीं, टिकट भी नहीं देना, ये करना, वैसा करने लगे तो हम छोड़ दिए। हम ये पूछ परख वाली जो बात है, ये क्यों और किसके तरफ से ऐसा हुआ करता था? ये होता है, ये तो ऊपर के नेता ही ये सब करते, उनके गुटबाजी रहता है। अब हम मान लो क्या था उस जमाने में, भाई ब्राह्मणों का नेता हो गया, ठाकुरों का नेता हो गया, बनियों का नेता उद्योगपतियों का हो गया, उनका लीडर वहाँ बैठा है, उनका संरक्षक वहाँ बैठा है, टिकट उनके कोटा से मिलता था। कि उद्योगपतियों के बनियों के कोटे में जा रहे हो आप, व्यापारी सेठ बड़े बड़े उद्योगपति के मान लो, कारपोरेट लोग, बिल्कुल, और या कि फिर राज परिवार के लोग हैं, उनके गुट से टिकट मिलता है, या कि फिर ब्राह्मण लोगों को गुट से मिलता था। तो ब्राह्मणों के नेता में जैसे जानते हैं आप, श्यामाचरण भैया हो गए, विद्याचरण जी शुक्ल हो गए, और वहाँ केंद्र में जो बड़े बड़े बैठे थे। ऐसे कारपोरेट घराने के लोगों का
अब फिर आ गए अपने राजा महाराजा लोग हो गए इनके कोटे से। अब 3 में से मान लो मैं पा गया ठाकुरों कोटस टिकट, तो बाकी लोग उसका विरोध करना शुरू कर दिए। बिल्कुल। उस कोटे से मिला तो इधर वाले करना दे। अब हम लोग जाएं तो जाएं कहाँ? आदिवासी लोग जो बिल्कुल फुटबॉल जैसे हो जाते हैं। हम किसको किसको पटा सकते हैं? एक ही गुट में रहेंगे ना। बिल्कुल। किसी एक बात मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग इंदिरा जी को मानते थे कि भाई जब हम कांग्रेस पार्टी है, अब जब किसी को नहीं मानेंगे तो हमारा कौन टिकट देगा? बच्चों को विरासत में राजनीति देने के बारे में क्या है, क्योंकि आपकी बेटी और बेटा लगातार वो भी राजनीति में उनकी काफ़ी सक्रियता है, क्या दिशा देना चाहते हैं उनको? नहीं, अब ये हम चाहते हैं कि जब मैंने इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ परिकल्पना किया था, मैं जयसी नगर में बहुत कुछ काम करना चाहता था, वो किया, और कुछ मेरे रह गए हैं अधूरे काम। मैं एक स्टेडियम बनवाना चाहता था, और वो भी इंटर स्टेट लेवल का। इसका मैं ये चाहता था कि क्षेत्र का सर्वांगीण विकास तब हो सकता है जब हम खेल कूद के क्षेत्र में भी हमारे यहाँ के लड़के निकलें, साहित्य के क्षेत्र में भी आगे बढ़ें, और राजनीति में भी जाएं, और व्यापार के क्षेत्र में बने, उद्योगपति भी कुछ निकले, एडमिनिस्ट्रेशन में चले जाएं, ब्यूरोक्रेट्स भी बने बड़े बड़े। बिल्कुल। तब जाकर के वो क्षेत्र का विकास माना जाता है। अब एक ही क्षेत्र में कुछ लोग विकसित हो जाएं तो इसका मतलब पूरा क्षेत्र थोड़ी विकसित होगा। एक समाज में अगर 2-4 आदमी पढ़े लिखे निकल जाए, धनवान मिल जाए, तो समाज पूरा धनवान नहीं माना जा सकता। तो इसलिए हमने विचार किया कि सब तरह से हमारे क्षेत्र के लोग आएँ, और तब हमारा बढ़िया क्या समग्र विकास। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से भी आपका फ्रेम सार्वजनिक हो रहा है। मैं चूँकि देखिए, जिस जाति धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, ये कहा गया है कब्जा। बिल्कुल। तो जिस जाति में मैं जन्म लिया हूँ, तो उस जाति का मैं पहले सदस्य हूँ, बाद में मैं किसी पार्टी के सदस्य हूँ। ये मेरी सोच है। तो इसलिए भाई अपने समाज के लिए जो मुझसे बन पड़ता है, जो मेरे हैसियत में है, मेरे क्षमता के भीतर है। 78 वर्ष के नेता हो चुके हैं आप जी। राजनीतिक में सक्रियता अभी भी उतनी ही बनी हुई है जी। आगे क्या करना चाहते हैं? हो गया, मैं तो ये चाहता हूँ कि अपने समाज के कुछ अच्छे होनहार लड़के निकले सामने आए, कुछ अच्छे पदों में जाए, ब्यूरोक्रेट्स बने, कुछ पॉलिटिशियन बने, कुछ उद्योगपति बने, और कुछ हमारे समाज का जो है विकास हो, और सम्मान और स्वाभिमान हमारा भी माने कायम हो। जो पहले था हमारा पूर्वजों का, वो सम्मान धीरे धीरे लोप होता जाए। आज जो है लोग स्वाभिमान को सबके पास है, पर उस स्वाभिमान के कारण जो है विकास में पिछड़ गए लोग। बिल्कुल। क्योंकि अब आजकल की नेतागिरी ऐसा है, अपने स्वाभिमान को दाव में लगा करके राजनीति करो। बिल्कुल। अब ये सब लोग नहीं कर सकते, अब इसी में हम लोग बहुत पीछे रह गए। आने वाला जो आदिवासी नेता हैं, अथवा जो राजनीति में किसी वर्ग के जो लोग जनता का प्रतिनिधित्व करने आते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? हम ये देना चाहते हैं कि जो हमारे क्षेत्र की दशा है, वहाँ वो लोग उसका अध्ययन करें, उसको करके, और क्या क्या विकास होना चाहिए जिससे हमारा स्वाभिमान, हमारा मान सम्मान और आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति सब में सुधार हो। मैं उसके लिए माने ऐसा चाहूँगा कि समाज के द्वारा ऐसे नेतृत्व पैदा किए जाएं जो समाज के लिए, देश के लिए, प्रदेश सब के लिए वो चिंतन करे, सोचे, उसके लिए प्रयास करे, पहल करे, चाहे उसको जो भी करना पड़े, उसके लिए किसी प्रलोभन में न आए, क्षेत्र के विकास के और लोगों के सम्मान और उसको दाव में न लगाए अपने निजी स्वार्थ के लिए, व्यक्तिगत उत्थान के लिए। उसको समाज के लिए और क्षेत्र के लिए लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। ये मेरा संदेश। सिंह साहब, आपकी पहचान एक ईमानदार और स्वाभिमानी नेता के रूप में है। इसे आप अपने परिवार का परवरिश मानते हैं, संस्कार मानते हैं, या आपका व्यक्तिगत स्वाभिमान है? इसमें मैं जो है परिवार का ही संस्कार मानता हूँ, क्योंकि जब मैं पहली बार विधायक बना तो मेरी माता श्री ने कहा, बेटा, क्योंकि गांव की हैं, गांव के मुखिया मालिक थे सब, तो बोला हम ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं, अब हम विधायक का मतलब नहीं समझते हैं, बेटा तुम विधायक बन गए हो, विधायक क्या है, क्या काम है उसका, ये तुम नहीं जानती। पर इतना है कि हम लोग गौटिया रहे गांव के, और गांव में हम जो निर्णय देते थे वही मान होता था सब। तो तुम विधायक बन गए हो तो ऐसा काम मत करना
कि किसी को अगर आदमी परेशान है, तुमसे मदद मांगने के लिए आया है, उसके बदले में तुम उससे कुछ मांगो, हैं कि हमको इतना चाहिए तब तुम्हारा काम हम करेंगे, तो ऐसा मत करना। नहीं, कुछ लोग होते हैं चाहे खेत बेच के लाए, चाहे बीवी के जेवर बेच के लाओ, चाहे जो भी करके लाओ, हमको इतना पैसा चाहिए तभी हम तुम्हारा काम कर पाएंगे। तो मेरा ये आपसे माने तुम्हारे ऊपर यह कहे कि तुम बेटा ऐसा काम करके और उस तरह से किसी भी गरीब का मदद करना, अगर संकट में है, और वो खुश हो करके तुमको एक सुपारी, एक लौंग, एक नारियल या कुछ भी दे, उसको ग्रहण कर लेना। एक पैसा धर दे, 1 रुपया, उसको ले लेना। लेकिन तुमको अगर लाखों रुपया तुम लेके आओ उल पैसा कमा के, वो उससे बड़ा नुकसान होता है, आल औलाद प्रभावित होते हैं। तो इसलिए मेरे घर में गलत पैसा लेके नहीं आना और सही काम करना। सही पैसा जो तुम्हारा हक हिसाब है वही पैसा घर में लाना। मेरे को ऐसे पैसे की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं अपनी माता राम का बात मान लिया, वो आज तक मानता हूँ। अब भगवान की दया से इसीलिए मेरे को इतना मान सम्मान स्वाभिमान जो मेरा बचा हुआ है, लोग सम्मान देते हैं, स्नेह देते हैं, प्रेम देते हैं, आदर देते हैं, ये ड्यू टू माई मदर। और मैं आज भी फॉलो करता हूँ, माता राम की बात को मान लिया। आज तक मुझको कोई कमी नहीं पड़ी। जब कभी कोई संकट आया बराबर मैं उसमें सफल हुआ। भगवान मेरी रक्षा करते हैं। 1-1 करोड़ रुपया मेरे पास लोग ला के लाए, लेकिन मैंने उस पैसे को ठुकरा दिया। माता राम की बात याद किया, कहा नहीं चाहिए। तो जिस देश दास में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। 1972 से 1980 और 1980 के बाद का जो राजनीतिक जीवन था क्षेत्र के लिए था, और नेक विचार के साथ कई कद्दावर नेता थे, इंदिरा गांधी से लेकर कुंवर अर्जुन सिंह, कृष्णपाल सिंह, जिनके साथ इनका राजनीतिक जीवन चला और क्षेत्र के लिए उन्होंने एक बड़ा काम किया। और कमला प्रसाद जी का कहना ये है कि आगे का जो राजनीतिक जीवन है, हमारी आवाज़ में ताकत होनी चाहिए और वो जनता की ताकत बनकर हम जाके समाज का किस तरीके से प्रतिनिधित्व कर सकें। अब जबकि एक राजनीतिक क्षेत्र में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना अपने आप में एक बड़ा विषय होता है, और उस विषय को कितनी मजबूती के साथ ऊपर तक ले जाना और अपने विकास के लिए एक नई नींव तय करना एक युवा नेता ही कर सकता है, और ऐसी ही इनकी कामना है। सिंह साहब, हमारे इस कार्यक्रम में हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका एक जो राजनीतिक जीवन का अगला सफ़र है, आगे आने वाला सफ़र है, वो पूरी मजबूती के साथ क्षेत्र की जनता के लिए समाज का प्रतिनिधित्व और बेहतर तरीके से करें। आपके जीवन को अनुकरित करते हुए कई नेता जो आपके पद चिन्हों पर चलने वाले हैं, उनको एक नई ऊर्जा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।